निरूपा और रवीश शाम को सैर करते करते खंडरात में चले जाते हैं। दोनों मौसम का लुत्फ ले रहे थे। रवीश, कितनी ठंडी हवा चल रही है ना? हाँ निरूपा, और मौसम भी कितना हसीन है। मगर यार, मुझे डर लग रहा है। कैसा डर रवीश? निरूपा, एक तो हम दोनों छोटे बच्चे, और देखो अंधेरा भी होने जा रहा है। घर से कितनी दूर आ गए हम दोनों। ओहो रवीश, तुम बड़े बुज़दिल हो। अच्छा चलो घर वापस चलते हैं। दोनों चलते ही हैं, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। रवीश, खंडर में अंदर चलो, बारिश बहुत तेज है। दोनों भागकर खंडर में चले जाते हैं। यार पता नहीं ये बारिश कब खत्म होगी, ये और भी तेजी होती चली जा रही है। हाँ यार, ये तो तेजी होती जा रही है। निरूपा इतना बोल ही पाती है कि तभी एक बड़ा सा दरख्त टूटकर खंडर के दर पर गिर जाता है और दरवाजा मुकाल तौर पर बंद हो जाता है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे रवीश? यार कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा हमें। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि कोई रास्ता मिलता है क्या। दोनों अंधेरे में चलने लगते हैं। तभी निरूपा को एक रोशनी दिखाई देती है, बहुत ही तेज रोशनी। रवीश भी उस रोशनी को देखकर हैरान रह जाता है। निरूपा, क्या हो सकता है वो? चलो चलकर देखते हैं। ही दोनों आगे बढ़ते हैं तो रोशनी खत्म हो जाती है और अचानक से गोली चलने की आवाज आती है। रवीश, वापस चलो। निरूपा, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। चलो एक बार चलकर देख लेते हैं ना। तुम मजनून हो क्या? सुना नहीं तुमने? वहाँ गोली चलने की आवाज आई थी। अरे यार निरूपा, क्या पता कोई हमारी तरह फंस गया हो और उसी ने किसी को बुलाने के लिए इशारा किया हो। ठीक है, तुम नहीं मानते तो चलकर देख ही लेते हैं। दोनों डरते हुए से चलने लगते हैं। कुछ दूर पहुंचकर निरूपा रुक जाती है। रवीश, वो रोशनी यहाँ से ही आ रही थी ना? हाँ यार, लेकिन वो था क्या? रवीश, उधर की तरफ देखो, कुछ मोटी सी रस्सी पड़ी है। रवीश उस तरफ जाकर देखता है। अरे निरूपा, ये तो बेजान सांप है। इन्हें किसने मारा होगा? सांप से किसी की क्या अदावत? चलो इनको उठाकर दफन कर देते हैं। रवीश सांप को मदफून कर देता है और उसके ऊपर बरगद की एक खुश्क शाख रख देता है और रवाना हो जाता है। लेकिन देखता है कि निरूपा कुछ बड़े गौर से देख रही है। क्या देख रही हो निरूपा? क्या है वहाँ? रवीश, देखो वो संग सोने की तरह चमक रहे हैं। चलो उठाकर अपने साथ ले चलें। निरूपा और रवीश उसके करीब चले जाते हैं। ये सुनहरे संग इतने हल्के क्यों लग रहे हैं? ऐसा मालूम हो रहा है जैसे इनमें कुछ भरा हो। यार तुम कितनी सादा मिजाज हो, तुम अब भी नहीं समझी? ये सुनहरे रंग के किसी के अंडे हैं। लेकिन क्या सोने के अंडे भी होते हैं भला? रब जाने कैसे कैसे जीव हैं, इसी जमीन पर ही होंगे किसी के। चलो तो वापस रख देते हैं, वरना कोई हम दोनों की वजह से परेशान होगा। देखो आज हम इन्हें अपने साथ ले चलते हैं, कल अपने दोस्तों को दिखाकर वापस रख देंगे। दुरुस्त है? दुरुस्त है। लाओ मुझे सौंपो और रास्ता तलाश करो जल्दी, अब अंधेरा होने वाला है। वो देखो, शायद वहाँ से रास्ता है बाहर जाने का। दोनों दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। घर जाते जाते रात ही हो जाती है। रवीश, चलो जल्दी से रुई बिछाओ, मुझे ये अंडे रखने हैं, सोने के अंडे। निरूपा अंडों को रुई में रख देती है और दोनों लेटकर उन्हीं को देखते रहते हैं। निरूपा यार, वैसे क्या होगा इनमें यार? इनसे क्या सोने की चिड़िया निकलेगी? सोने के परिंदे नहीं होते पागल, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जरूर होती है। दोनों आपस में गुफ्तगू करते करते ख्वाबीदा हो जाते हैं। सुबह देखते हैं कि दोनों अंडे फूटे हुए हैं, सोने के खोल बिखरे पड़े हैं। निरूपा और रवीश समझ नहीं पाते कि रात क्या हुआ। रवीश, मैंने मना किया था इन्हें लाने को, लेकिन हमारी गलती के सबब ये फूट गए। निरूपा, अंडे फूटे नहीं हैं, उनमें से बच्चे बाहर आए हैं। क्योंकि अगर अंडे फूटे होते तो उनमें जो भी होता ना, वो यहीं पर पड़ा होता। चलो उन्हें ढूंढते हैं कि इनके अंदर से कौन निकला है, क्योंकि जो भी निकला होगा वो अभी घर में ही होगा।
निरूपा और रवीश बहुत तलाशते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। आखिरकार दोनों थककर बैठ जाते हैं। रवीश, हमने सच में गलती की थी उन्हें यहाँ लाकर। निरूपा, जो हो गया उसे भूल भी जाओ। चलो अब चलो, बाकी मामूल कामों को करते हैं। और वो दोनों घर के मामूल में लग जाते हैं। रात को दोनों सोने जाते हैं। सोते सोते निरूपा को महसूस होता है जैसे कोई उसके हाथों की उंगली को छेड़ रहा हो। उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो चीख कर उठती है। क्या हुआ निरूपा? क्यों डर रही हो? निरूपा बिना कुछ कहे एक तरफ इशारा करती है। रवीश उस तरफ देखता है तो दंग रह जाता है। निरूपा, ये तो सांप का बच्चा है। कहीं अंडे में से तो बाहर नहीं आया। अंडा तो सोने का था, लेकिन ये तो काला है। ये शायद मुझे काट रहा था, मेरी उंगली पर। निरूपा, सांप किसी को बिला वजह कुछ नहीं कहते। आ जाओ मेरे करीब, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। रवीश, अंडे तो 2 थे, फिर ये एक ही क्यों? क्यों दोस्त, दूसरा कहाँ गया? इतना सुनकर सांप रवीश की हथेली से फिसलकर नीचे गिर पड़ा और एक तरफ रेंगने लगा। दोनों समझ गए कि ये उन्हें अपने साथी के पास ले जा रहा है, तो दोनों उसके पीछे पीछे रवाना हो गए। रवीश, और कितनी दूर लेकर जाएगा ये अब हमें? इतनी दूर तो ले आया। निरूपा, गलती भी तो हमारी थी ना, तो हमें ही इन दोनों को इनके घर पहुंचाना पड़ेगा और उसके लिए हमें तलाश करना ही पड़ेगा। तो अब चलो खामोशी से। सांप कुछ दूर जाकर ठहर जाता है। निरूपा देखती है कि वहाँ कोई जख्मी दोशीजा पड़ी है जो बेहोश है। रवीश, मेरी मदद करो, इस दोशीजा के लिए पानी लेकर आओ। रवीश भाग कर जाता है और एक पत्ते में पानी भरकर लेकर आता है। वो पानी को उस दोशीजा के चेहरे पर डालता है। दोशीजा को होश आ जाता है। होश आते ही दोशीजा चिल्लाती है, नागेश! निरूपा और रवीश डर जाते हैं। कौन हो तुम? मैं नाग कन्या नरकेश। मेरा नागेश कहाँ है? मैं यहाँ हूँ नरकेश। और वो सांप एक लड़का बनने लगता है। नागेश, तुम ठीक तो हो? उस तांत्रिक ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? उसने मेरी सारी कुव्वत मुझसे छीन ली। मैं अब कुछ ही पलों के लिए ये सूरत ले सकता हूँ। नरकेश, उसने तुम्हें क्या किया? नागेश, मेरी रहने दो, क्योंकि अब मैं कुछ ही पल जिंदा रह पाऊंगी। मैं अपनी सारी कुव्वत तुम्हें देती हूँ और नागेश, मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी। नहीं नरकेश, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम दोनों साथ रहेंगे। नागेश, मेरी बात सुनो। तुम भोलेनाथ की इबादत करना। 5 अमावस पूरी होते ही मेरी तमाम ताकत तुम में समा जाएगी और मेरे जिस्म को उठा कर रख देना। मैं जब अगले जन्म में मिलूंगी तो खुद के जिस्म को देखकर ही सब कुछ याद कर पाऊंगी। मैं फिर अवतार लूंगी नागेश, नाग अवतार। नरगिस नाग अवतार लेने का अहद करके नागेश को छोड़कर बेहिश्त फरदोसी करती है और नागेश रोते रोते नरगिस को बाहों में लेकर बैठ जाता है। धीरे धीरे नरगिस का जिस्म नाग के जिस्म में तब्दील हो जाता है और फिर से काली नागिन बनकर नागेश के हाथों में रह जाती है। निरूपा और रवीश होश संभालकर नागेश के पास जाते हैं। देखिए, हमें नहीं मालूम कि आप कौन हैं, लेकिन दोस्त, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, तो गम मत करो। नागेश, नरगिस ने जो कहा था अब वो करो और चलो नरगिस की इस सूरत को संभाल कर रख दो। बस एक नरगिस ही तो थी मेरी इस जहान में। उसने उसे भी मुझसे जुदा कर दिया। अब मैं क्यों जीऊं? क्यों? अरे वही तो बोलकर गई है कि वो फिर आएगी। हाँ नागेश, वो आकर अगर तुम्हें नहीं पाएगी तो क्या करेगी? तुम्हें जीना होगा नरगिस के लिए। मैं उस तांत्रिक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन तांत्रिक? क्या किया उसने? मैं और नरगिस उस खंडर में रहते थे। एक रोज हम घूम रहे थे, तभी नरगिस की नजर उस तांत्रिक पर पड़ी जो शदीद तकलीफ में था। नरगिस उसे तकलीफ में पाकर उसकी मदद करने चली गई।
नागेश, इसे किसी सांप ने काटा है। जहर काफी ज्यादा है। ये तांत्रिक भी शिव का मोतकद लगता है, इसलिए हमें इसकी मुहाफजत करनी चाहिए। नागेश ने उसकी जहर वाली जगह पर अपनी नागमणि रख दी, जिससे तांत्रिक का जहर उतर गया और वो बेहोश हो गया। नागेश, चलो यहाँ से, अब इसे होश आ जाएगा। वो दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन तांत्रिक को ठीक होने के बाद उसके दिल में नागमणि पाने की ख्वाहिश जागी। कुछ दिन बाद वो फिर आया और अपनी सहरसाजी से नरगिश को ज़ेरे हुक्म करना चाहा, लेकिन नरगिश की ताकत के आगे वो टिक न सका और वापस चला गया, बीन बजा बजा कर। नागेश, चलो यहाँ से, वरना ये फिर आएगा। मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। नरगिश, लेकिन तुम तो जानती हो मुझ में अभी नागमणि की इतनी ताकत नहीं है। वही ताकत है जो तुमने मुझे दी थी, बस ये शक्ल तब्दील करने की। पर तुमने ही तो कहा था कि मुझे यहीं रहकर शिव की इबादत करनी होगी। अभी 7 चांद रातों तक मुझ में भी शिव की इज्जत और आपसे समय ताकत आ जाएगी। नागेश, तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन हमें अब मोहतात रहना होगा। नागेश निरूपा और रवीश की तरफ देखकर बोला। तांत्रिक जान गया था कि वो अपनी सहरसाजी से नरगिश को ज़ेरे हुक्म नहीं कर सकता था, तो उसने कुछ लोगों का सहारा लेकर नरगिश को ज़ेरे हुक्म करने का फैसला किया और वो उस दिन फिर वापस आया। उसके वापस आने पर नरगिस तैश में आ गई और उसने मार डालने का फैसला किया। और फिर एक बार नरगिश और वो रूबरू हुए। अरे तू साधु नहीं, रियाकार है। तुझे जो ताकत मिली है तू उसे गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं तुझसे तेरी ताकत और सांसें दोनों छीन लूंगी। अरे नादान नागिन, तू कालगुरु की ताकत को नहीं जानती। मैं तुझे और तेरी मणि दोनों को लेकर जाऊंगा। तू फिर वही करेगी जो मैं तुझसे करने के लिए कहूंगा। नरगिश गुस्से में आकर एक हौलनाक नाग में तब्दील हो जाती है और एक जहरीली फूंकार कालगुरु की तरफ छोड़ती है, लेकिन कालगुरु अपनी सहरसाजी से गायब हो जाता है। तू मुझे कुछ नहीं कर सकती। तू एक अदना सी नागिन है, बच्ची है तू मेरे सामने। और एक जादुई गोला नरगिश की तरफ फेंकता है, जिसके वार से नरगिश जख्मी होकर फिर एक लड़की की शक्ल में जमीन पर गिर जाती है। नागेश ये देख नहीं पाता और नरगिश को बचाने कालगुरु के सामने आ जाता है। कालगुरु, नरगिस को छूने से कबल तुझे पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। अच्छा हुआ तू आ गया बच्चे, तूने मेरा काम और आसान कर दिया बच्चे। और पानी पड़कर नागेश के ऊपर फेंकता है। नागेश उसके इस वार से अपनी ताकत खो देता है। कालगुरु, तेरी जंग मुझसे है, नागेश से नहीं, रुक जा। मेरी जंग किसी से नहीं, मुझे बस वो नागमणि दे दे नागिन, वरना तेरे नाग को अपने साथ ले जाऊंगा, जिंदा नहीं मुर्दा। और फिर से एक सहरजदा फूंक नागेश की तरफ फूंकता है और नागेश एक बच्चा सा सांप बन जाता है। ठहर जाओ कालगुरु, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, लेकिन नागेश को छोड़ दो। तेरे नाग की ताकतें तो चली गईं, अब ये नाग शक्ल से इंसानी शक्ल कुछ ही वक्त के लिए ले पाएगा। अगर ज्यादा देर रुका उसी इंसानी शक्ल में तो ये मर जाएगा। कालगुरु नागेश को अपने शहर से एक सोने के अंडे में कैद कर देता है। नरगिश उसे अंडे से बाहर निकालने के लिए वापस नागिन में तब्दील होकर अंडे पर फूंकार मारती है, लेकिन कालगुरु का शहर ताकतवर होने की वजह कर वो ऐसा नहीं कर पाती। तू ऐसे नहीं मानेगी, ले तेरे नाग को ही खत्म करता हूँ। रुको कालगुरु, वादा करो कि नागमणि मिलने पर तुम मुझे और नागेश को छोड़कर चले जाओगे। दुरुस्त है नागिन। नरगिश नागमणि को एक पत्थर पर जाहिर करती है, लेकिन नागमणि के बगैर वो नातवा हो गई थी। उसके जिस्म में अब ज्यादा तवानाई नहीं बची, वो बेहोश सी हो गई। मौके का फायदा उठाकर कालगुरु ने अपने आदमियों को उसे पकड़ने को कहा। नागेश को जैसे ही इंसान ने छुआ तो उसकी ताकत बिल्कुल लागर हो गई। मैं तुझे भी अंडे में कैद करके अपने साथ ले जाऊंगा। और नरगिश को भी सुनहरे अंडे में कैद करने के लिए सहरसाजी करता है। ये क्या? जिसने नागिन को छुआ वो नाग में तब्दील होकर मर रहे हैं। वाकई बड़ी ताकत है इसमें।
काल गुरु मणि लेने के लिए मणि की तरफ जाता है, लेकिन देखता है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। अरे ओ बाबा, वो नागमणि मेरी होगी, तूने मेरे लोगों को भी कत्ल करवा दिया। मैंने कहा छोड़ मुझे, वरना तुझे भी नाग में तब्दील कर दूंगा। तू जिंदा रहेगा तब ना। और वो काल गुरु को उठाकर बाहर की तरफ फेंकता है। काल गुरु जख्मी होकर दूर जा गिरता है और वो शख्स उस पर गोली चलाता है और गोली पैर पर लगती है और काल गुरु बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे जैसे नरगिस अंडे में कैद होने लगती है, वैसे वैसे नागमणि की रोशनी कम होने लगती है और नागमणि अपनी हिफाजत के लिए जहरीली हवा फैलाने लगती है, जिससे डरकर वो शख्स भी भागने की कोशिश करता है और वो दीवार से टकराकर गिरकर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद तुम दोनों वहां आए और जो रोशनी तुमने देखी वो नागमणि की थी, लेकिन तुम उन दोनों को नहीं देख पाए। असल में वो दोनों बेहोश पड़े थे और जिन सांपों को तुमने दफन किया वो उनके ही लोग थे, लेकिन नरगिस को छूने से वो नाग शक्ल में तब्दील हो गए और उनको नरगिस की खालिस रूह ने नेक नाग बना दिया। मुझे पता है जब नरगिस वापस पैदा होगी तो वो लोग जिंदा हो जाएंगे। नागेश, उस नागमणि का फिर क्या हुआ? बताता हूँ। नागेश को कुछ बेचैनी होने लगी और वो फिर से एक छोटा सा नाग बनने लगा। रवीश, ये तो फिर से नाग बन गया, अब हम क्या करें? हम इंतजार के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। नागेश वापस घर की तरफ रेंगना शुरू कर देता है। देखो, अभी तो हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। चलो। तीनों घर आ जाते हैं। रात होने की वजह कर वो सो जाते हैं। फिर सुबह होने पर नागेश कहाँ चला गया निरुपा? पता नहीं, कल तो यही था। 5 अमावस्या बाद दोनों खंडर की तरफ रवाना होते हैं। अचानक से किसी लड़की की चीखने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ! दोनों तेजी से आवाज की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही उसके करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की को सांपों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तभी नागेश वहां पहुंचता है और लड़की को अपनी बाहों में उठाकर सांपों के घेरे से बाहर ले आता है। नागेश को देखकर सभी सांप चले जाते हैं। नागेश, तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग तुमको ही ढूंढ रहे थे। नागेश उस लड़की के ऊपर लेटा हुआ उसे ही देखे जा रहा था और वो लड़की नागेश को। फिर यकायक लड़की बोली, हटो अब! कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम रजनी है, मैं तो बस यहाँ घूमने के लिए आई थी। रजनी, बड़ा प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। प्यारे तो तुम भी बहुत लगते हो। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। वैसे तुमने अपने बारे में बताया नहीं कुछ। मैं बताता हूँ। ये नागेश है, ये निरुपा है और मैं रवीश। नागेश, तुम कहाँ चले गए थे बिना बताए? कहीं नहीं दोस्तों। अच्छा छोड़ो उसे, अब मैं साथ ही रहूंगा तुम्हारे। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है घर से आए हुए। कहाँ है तुम्हारा घर? मुस्कुराकर बोली, बड़ी जल्दी में हो जनाब। और चलने लगती है। फिर अचानक पीछे पलटकर देखती है और बोलती है, वहीं थोड़ी दूर बरगद के पीछे, और चली जाती है। नागेश उसे जाते हुए देखता रहता है। नागेश गई वो अब। अगली सुबह नागेश उठकर उसी जगह पहुंच जाता है जहां वो कल रजनी से मिला था। कुछ देर बाद रजनी भी वहां आ जाती है और खामोशी से नागेश के पास बैठ जाती है। रजनी, नींद नहीं आई ना रात भर? रजनी फिर इकरार करते हुए सर हिलाती है। नागेश, क्या कर दिया है तुमने मुझे? रात भर तुम याद आते रहे, तुमसे मिलने की ख्वाहिश होती रही। अपना हाल तो सुना दिया, और जो तुमने किया है उसका क्या? ना सोने दिया ना खाने दिया। सच कहूं तो अब तुम्हारा हो जाने को दिल करता है, बस तुम्हारा। और धीरे धीरे अपने हाथ को रजनी के हाथ पर रख देता है। नागेश! और धीरे धीरे आंखें बंद कर लेती है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी नागेश को किसी के वहां आने का एहसास होता है। रजनी, चलो यहां से, कुछ खतरा है। नागेश रजनी से कहता है, ऐसा करो तुम घर चली जाओ, कल मिलने आऊंगा मैं। नागेश रजनी को गले लगाकर उसे विदा करता है।
और वापस उसी जगह आकर मुआयना करता है। अच्छा, ये काल गुरु है। पर इसका यहाँ आने का मकसद क्या था? क्यों आया ये यहाँ पर? आज तेरी जगह पर किसी बड़े नाग की आने की बू आ रही है। इसका मतलब वो आज फिर यहाँ आया था। उसको मेरे काबू में आना ही होगा। मैं उससे अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकूंगा। हा 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 हा। और वहां से लौट जाता है। ये कालगुरु किसकी बातें कर रहा है? क्या वो मेरे बारे में जान गया है क्या? अगर हां, तो कैसे? मुझे ये जानना होगा। नागेश अयादत में बैठ जाता है और अपनी इलाही सिफात वाली नजर से सब कुछ देख लेता है। अच्छा, तो उस दिन जो सांप रजनी को काटने आए थे वो कालगुरु के ही थे और वो मेरे खौफ से वापस लौट गए थे, जिससे कालगुरु को यह अंदाजा हुआ कि कोई वसी नाग से खौफ खाकर आए हैं और उसे मेरे यहां होने का अंदाजा भी हो गया। इंतकाम तो मुझे भी लेना है तुझसे कालगुरु, लेकिन तेरे ही तरीके से। तुझे मेरी तलाश है और मुझे तेरी। अगली सुबह कालगुरु उसी जगह पहुंच जाता है जहां नागेश और रजनी मुलाकात करते थे। नागेश रवीश और निरूपा की वजह कर जल्दी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उस दिन रवीश की सालगिरह थी और वो उसे भी मंदिर ले गए थे। लेकिन रजनी वहां पहुंच जाती है और नागेश के आने का इंतजार करने लगती है। ये लड़की कौन है? मुझे इसमें नाग की तस्वीर क्यों दिखाई दे रही है? कौन हो सकती है ये? कालगुरु रजनी के करीब जाता है। उसे देखकर रजनी खौफजदा होती है और वापस भागने लगती है। रुक जा लड़की, तुझ में एक जहरीले नाग का जरिया आबाद है। रजनी नहीं रुकती तो वो रजनी को जख्मी करने के लिए त्रिशूल फेंकने ही वाला होता है कि अचानक उसके सर पर कोई तेजी से वार करता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। नागेश, तुम आ गए? कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है कितनी परेशान थी मैं तुम्हारे बिना, और ये पाखंडी पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गया। नागेश, इसने मुझसे कहा कि मुझ पर नाग का साया है। नागेश रजनी को गले से लगा लेता है। कुछ नहीं है रजनी, चलो तुम यहां से। नागेश, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? नागेश, तुम शादी कर लो ना मुझसे। शादी? मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे रजनी, और वैसे भी मेरा भी कुछ काम बाकी है। पहले वो पूरा कर लूं फिर। नागेश, मेरी आंखों में देखो, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? भला क्या कमी है मुझ में? कमी? और तुम में तो कमी हो ही नहीं सकती। तुम अनोखी हो, जुदा हो सबसे। उससे भी वाज़ेह बात, दिल के करीब हो तुम मेरे। ओह नागेश, बस भी करो, बस शुरू ही हो जाते हो तुम। अच्छा ये बताओ, तुमने जिसे मारा वो कौन था? वो कालगुरु है, एक तांत्रिक। उसे एक नाग की तलाश है। उससे तुम दूर ही रहना रजनी। अरे पागल, मैं कोई सांप हूं जो दूर रहूं? कहा ना, दूर रहना उससे बस। ठीक है नागेश। रजनी नागेश से मुलाकात के बाद वापस जा रही होती है कि रास्ते में कुछ शख्स उसे उठाकर तांत्रिक के पास ले जाते हैं। कालगुरु उसे गौर से देखता है और बोलता है, तुम तो नाग नहीं हो, पर तुम में मुझे फिर नाग नजर क्यों आता है? कौन है तू? मैं बताता हूं। नागेश को देखकर कालगुरु हैरान हो जाता है। अच्छा, तो वो तू है जो इस लड़की के जिस्म के अंदर है। हा 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 हा। नाग की मोहब्बत, वो भी एक इंसानी लड़की से। हा 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 हा। अब तो कोई कहीं नहीं जाएगा, तू भी नहीं। जैसे तेरी नागिन को कत्ल किया था, वैसे ही तुझे भी कत्ल करूंगा। हा 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 हा। कालगुरु, मत भूल कि तू आज भी गलत कर रहा है। इंतकाम तो मुझे भी तुझसे लेना है कालगुरु। नरगिश को तूने नहीं मारा, नरगिश ने तुझे ताकतवर बनाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। आज तू भी फौत होगा। तू जानता नहीं है मेरी ताकत को। कालगुरु कुछ कर पाता उससे पहले ही नागेश एक हौलनाक नाग की शक्ल में आ जाता है। नागेश अपनी नजरों से कालगुरु की तरफ आग फेंकता है। कालगुरु उसके इस वार से बच जाता है। फिर नागेश उस पर जहर की फूंकार मारता है। कालगुरु इस वार से बेहोश हो जाता है। नागेश रजनी को लेकर वहां से रवाना होता है। तुम नाग हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
रजनी, मैंने तुमको उस दिन बताना तो चाहा था, पर तुम्हें खो देने के खौफ से मैं बता नहीं पाया। नागेश, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है और वो मुझे तुमसे है। अब तुम कुछ भी हो, बस मेरे हो और मैं तुम्हारी। नागेश, ये नरगिस कौन थी और कहाँ गई अब? रजनी, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर तब तक तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी इसके बारे में। नागेश, तुम इस तांत्रिक को चाहते तो मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों? रजनी, मैं इसे चाहकर भी कत्ल नहीं कर सकता। पर क्यों नागेश? क्योंकि इसके पास नागमणि है। लेकिन जिसके पास नागमणि होती है वो तो बहुत ताकतवर बन जाता है। हाँ, लेकिन नरगिस बेहद ताकतवर थी। ये उसकी नागमणि को तब तक इस्तेमाल में नहीं ला सकता कि जब तक ये किसी शक्ल बदलने वाले नाग को मणि तक नहीं ले जाता। अगर ये कामयाब हुआ तो वह नाग और नागमणि दोनों इसके गुलाम हो जाएंगे, और इसीलिए ये मुझे पकड़ना चाहता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी नागेश। लेकिन नागेश, अगर इससे वो नागमणि वापस ले ले तो? लेकिन इसे वापस लेगा कौन? इसने नागमणि को ऐसे मंत्रों से बांध दिया है, कोई भी सांप बिना इसकी रजामंदी के उस तक पहुंच भी जाएगा तो जलकर खाक हो जाएगा। उस तक या तो नरगिस ही जा सकती है या कोई इंसान। नागेश, क्या मैं जा सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमको खोना नहीं चाहता। तुमको कुछ हो गया तो? नागेश, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ तो तब करेगी ना जब ये जिंदा बचेगा। कालगुरु, तुम फिर आ गए? क्यों, तुझे क्या लगा कि तू ही ताकतवर है? मैंने तो तुझे अदना सा नाग समझकर अपनी ताकत का तुझ पर इस्तेमाल ही नहीं किया। देखना चाहता है मेरी ताकत को तो देख। कालगुरु मंत्र फूंककर नागेश को नाग बनाकर अपने कब्जे में करके ले जाता है। रजनी उसे रोकती है तो वो रजनी को बेहवास करके चला जाता है। रजनी होश में आकर कहती है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ नागेश। ए अदना से नाग, अब मैं तुम पर मंत्र अमल करके मणि के पास ले जाऊंगा, और नागमणि हमेशा के लिए मेरी, और तुम भी। मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। बस 2 दिन में मेरी इबादत खत्म और मैं दुनिया पर हुकूमत करूंगा, हुकूमत। इतना कहकर कालगुरु वहां से चला जाता है और इबादत में बैठ जाता है। इधर रजनी नागेश को ढूंढते हुए रवीश और निरूपा के साथ वहां आ जाती है। नागेश कहाँ होगा? हम उसे ढूंढेंगे कैसे? रवीश, निरूपा सुनो, उसने नागेश को छोटा सा नाग बनाकर यहीं कहीं छुपा रखा है, उसे तलाश करना है। तीनों मुख्तलिफ रास्ते चले जाते हैं। तभी रजनी के कानों में कालगुरु के शागिर्दों की गुफ्तगू की आवाज आती है। अरे तुम जानते हो, हमारे उस्ताद ने उस नाग को पिटारे में बंद कर लिया है और वो जल्द ही नागमणि को हासिल करके सबसे ताकतवर बन जाएंगे। लेकिन गुरुदेव ने नाग को रखा कहाँ है? वहीं जहां वो बाकी सांपों को रखते हैं। लेकिन उस्ताद ने कहा है कि कोई भी वहां जाना नहीं चाहिए। अगर किसी ने उस पिटारे को खोल दिया तो नाग की ताकत वापस आ जाएगी और उस्ताद के मंत्रों का असर भी खत्म हो जाएगा। रजनी फौरन निरूपा और रवीश को तलाश करती है और उन्हें ये बात बताती है। तीनों वहां चले जाते हैं जहां कालगुरु सांपों को रखता था। हमारा नागेश कौन सा है, ये कैसे पता लगाएं? हम तमाम सांपों को खोल देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। निरूपा एक सांप का पिटारा खोलती है तो सांप निरूपा को डस लेता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। निरूपा, क्या हुआ? और निरूपा को संभालता है। मेरी फिक्र मत करो, तुम नागेश को बचाओ। रवीश रोते रोते बाकी के पिटारे खोलने लगता है। सारे सांप इधर उधर भागने लगते हैं। उनमें से एक सांप रवीश को भी डस लेता है। रजनी रवीश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। रवीश, क्या हुआ? रवीश कहता है, रजनी, तुम सारे सांपों को जल्दी आजाद करो, जाओ। रजनी सांपों को आजाद करने लगती है लेकिन उसे भी सांप डस लेता है। नागेश, कहाँ हो तुम? और जहर रजनी पर असर करने लगता है।
लेकिन रजनी जहर से चक्कर खाते खाते हिम्मत करके पिटारा खोलने लगती है और आखिरकार गिर जाती है। लेकिन नागेश का पिटारा भी खुल चुका होता है। नागेश निरूपा और रवीश के जहर को अपने अंदर ले लेता है और फिर रजनी के करीब आकर उसके पैर पर जहां सांप ने काटा था अपने होंठ रखकर उसका जहर भी निकाल लेता है। लेकिन इतना जहर नागेश बर्दाश्त नहीं कर पाता और वापस नाग बनकर बेहोश हो जाता है। रजनी आंखें खोलकर बोलती है, नागेश, नागेश, नागेश ने हमारा जहर अपने अंदर ले लिया है और वो बेहोश हो गया। रजनी नागेश को उठाकर भागने लगती है। चलो यहाँ से। नहीं, ये नहीं हो सकता। किसी ने मेरे सांपों को कत्ल कर दिया। मेरी इबादत में खलल पड़ गया। और उठकर उस कोठरी में जाता है तो देखकर गुस्से से भर जाता है। फिर अपने मरे पड़े दोनों सांपों को देखकर बोलता है, तो उस लड़की ने नाग को चुरा लिया और उस नाग ने मेरे सांपों को कत्ल कर दिया। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कालगुरु रूहानी इल्म से आंखें बंद करके उसे भागते हुए देखता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल नागेश पर करने लगता है। रुको, नागेश को दुरुस्त करने के लिए कुछ तो करना होगा। और नागेश को जमीन पर रख देती है। लेकिन कालगुरु की ताकत से नागेश उड़कर वापस चलने लगता है। तीनों नागेश के पीछे भागने लगते हैं। नागेश जाकर कालगुरु के पास गिरता है। कहाँ जा रहा है पागल नाग? तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तुझ में जो जहर गया है वो तुझे खत्म करने के लिए काफी है, पर मुझे तेरी जरूरत है, इसीलिए बचाना पड़ेगा तुझे। कालगुरु मंत्र से उस पर जहर की फुंकार मारता है, जिससे नागेश का जहर उतर जाता है और वो इंसानी शक्ल में तड़पने लगता है। बस अब काफी हुआ। मैं आज ही तुम्हारे कारिंगे को नागमणि से छुआऊंगा। कालगुरु अपने शागिर्द की तरफ देखकर बोलता है, इसे उठाकर नागमणि के सामने बांध दो। और वो उसे नागमणि के सामने बांध देते हैं। मैं अपनी जान दे दूंगा, पर तुझे उस नागमणि को हासिल करने नहीं दूंगा। तू अपनी जान देगा, वो भी अपनी मर्जी से। बेवकूफ, ये मत भूल कि शक्ल बदलने वाले नाग खुदकुशी नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी से शक्ल बदलते हैं, अपनी मर्जी से फौत नहीं होते। कालगुरु सहरसाजी करने लगता है। नागेश और भी तड़पने लगता है। रजनी, रवीश और निरूपा वहां आ जाते हैं। रवीश पत्थर उठाकर कालगुरु के शागिर्दों के सर पर मारता है और वो इस चोट से बेहोश हो जाते हैं। तुम फिर आ गए, तुम ऐसे नहीं मानोगे। और रवीश को सहरसाजी से उठाकर पटख देता है और रवीश उठ नहीं पाता। निरूपा को कालगुरु सांपों की रस्सी में बांध देता है। रजनी कालगुरु के पीछे आकर खड़ी होती है और उसी के त्रिशूल से उस पर वार करती है। कालगुरु दूर जाकर गिरता है और उठकर वापस रजनी पर मंत्र फूंकता है। रजनी उसके इस वार से बच जाती है और वो ताकत पीछे बंधे नागेश पर चली जाती है। और रजनी गुस्से से कालगुरु के करीब आकर उसे मारना चाहती है। तुझको फौत ही होना है तो जा मर। तो वो रजनी को उठाकर फेंकता है और रजनी नागमणि के ऊपर जा गिरती है। कालगुरु के गुस्से की वजह कर रजनी का नागमणि को छूना उसकी ताकत खत्म कर देता है। कालगुरु नागेश की तरफ घूमता है। अब कोई तेरी राह में नहीं आएगा। सही कहा तूने कालगुरु, क्योंकि अब तू जिंदा ही नहीं बचेगा। हा 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 हा। कौन कत्ल करेगा मुझे, तू या ये नागों में बंधी हुई बच्ची? हा 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 हा। तुझको मारेगी नरगेश। कालगुरु के पीछे रजनी एक हौलनाक नागिन में बदलने लगती है, एक अजीमुल जिस्सा नागिन। नरगिश की आंखें आज पूरी तरह लाल थीं। वो कालगुरु को अपने मुंह में पकड़कर अपने जिस्म को वसी करने लगती है, इतना वसी कि नरगिश फन से पकड़े पकड़े खुला में पहुंच जाती है और कालगुरु को वहां फेंकती है। नरगिश वापस लड़की बन जाती है। निरूपा और नागेश को कालगुरु के बंदिश से आजाद करती है। नरगिश नाग कन्या बनकर, नागेश, मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कोई हमें जुदा नहीं कर सकता इस बार। पर नागेश, मुझे याद कैसे आया? मैं रजनी से नरगिश कैसे बनी?
ये ताकत मुझ में दोबारा कैसे आई? नरगिस, जब तुम नागमणि से छुई तो उसकी ताकत से तुम्हें सब याद आया और मैंने तुम्हारी नागिन की शक्ल को भी संभाल कर रखा था, जिससे तुम लड़की से नागिन की शक्ल ले सको दोबारा। क्या तुम जानते थे नागेश कि मैं रजनी नहीं तुम्हारी नरगिस हूँ? हाँ, हमारी पहली मुलाकात में ही मैं जान गया था, लेकिन मैं अगर तुम्हें बयां करता तो तुम यकीन ही नहीं करती, इसीलिए मैंने तुमको नहीं बताया। नागेश के जिस्म में जलन होने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जान निकलने वाली हो। नरगिस, शायद इस बार भी हम नहीं मिल पाएंगे। मैं अब भी तुम्हारा नहीं हो पाऊंगा। नहीं नागेश, ऐसा मत कहो। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नागेश बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। नरगिस उसे आराम से उठाकर अपनी आगोश में रखकर बैठ जाती है। आखिर ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है? अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन इस बार नहीं। अगर तुम्हें पाने के लिए खुदा से भी जंग करनी हो तो मैं जंग करूंगी, पर मैं अपनी मोहब्बत को वापस पाकर ही रहूंगी। तभी निरूपा और रवीश नरगिस के करीब आते हैं और निरूपा नरगिस के शाने पर हाथ रखते हुए बोलती है, नागेश फिर से हमसे दूर चला गया। देखो, वो फिर से सांप बन गया। नागेश के नाग रूप को अपनी आगोश में पड़ा देख नरगिस बहुत रोती है। नहीं नागेश नहीं, तुम इस बार मुझसे दूर नहीं जा सकते, वरना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। नागेश, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ नागलोक। अब ये दुनिया इंतकाम देखेगी, एक नागिन का इंतकाम। नरगिस भूलोक से नागलोक की तरफ निकल पड़ती है। इधर काल गुरु खला में जख्मी हालत में भटकता हुआ, उस्ताद, मेरी मदद करें। उस्ताद, आपके शागिर्द काल गुरु को आपकी जरूरत है। उस्ताद। काल गुरु की आहुजारी और अलामात इमदाद तलब उसके उस्ताद काल भैरव तक पहुंचते हैं। काल गुरु, शागिर्द, कहाँ हो तुम? इतने परेशान क्यों हो? बताओ मुझे। अपनी मंत्र की ताकत से काल गुरु के जिस्म को अपने करीब खींच लेते हैं। काल गुरु काल भैरव के कदमों में। बचाइए उस्ताद, बचाइए। उठो शागिर्द काल गुरु। अपने हाथों को जैसे ही काल गुरु को उठाने के लिए उन्हें छूते हैं, उन्हें सारा वाकया समझ में आ जाता है। काल गुरु, ये सब क्या है? जिसे तुम काबू में करना चाहते थे वो एक सच्ची नागिन और एक सच्चे आशिक है। तुमने उसकी ताकत को तो काबू में कर लिया, लेकिन उसकी मोहब्बत की ताकत से हार गए तुम। उस्ताद, मुझे मणि चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। काल गुरु, उस मणि को तुम तभी हासिल कर सकते हो जब नाग और नागिन का मिलन हो चुका हो। वो तुमने होने नहीं दिया। और दूसरी बात, जितना हक तुम्हारा है जिंदगी जीने का, उतना ही उनका भी है। उस्ताद, तुम मुझे मेरी राह से गुमराह कर रहे हो। मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगे नागमणि हासिल करने में, पर तुम तो कायर निकले। शागिर्द, बहादुरी किसी की जान लेने में नहीं है, बल्कि जान बचाने में है। और तुम जिस राह पे चल रहे हो उससे तुम्हारी जान खतरे में है। एक नागिन सब बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने नाग से जुदाई नहीं। फालतू की तबलीग नहीं चाहिए मुझे सिर्फ रास्ता बताइए, रास्ता। जब तुम्हारा लालच तुम्हारी समझदारी पर हावी हो ही गया है, तो तुम्हारा उस्ताद होने के नाते मुझे तुम्हें राह दिखानी ही पड़ेगी। तुम जाकर नाग तप करो, उसके खत्म होने के बाद तुम में ऐसी ताकत आ जाएगी कि तुम किसी भी नाग को काबू में कर सकते हो। नाग तप, इसकी कितनी मुद्दत है उस्ताद? तप की कोई मुद्दत नहीं होती। जब तक तुम्हें वो ताकतें ना मिल जाएं, तब तक तप करना ही होगा। ठीक है उस्ताद जी, नागमणि को पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कोई भी तप करूंगा। और वहाँ से चला जाता है। नरगिस नागलोक के दर पर पहुँच जाती है। ठहरो। नरगिस को आवाज आती है, कौन है जो मेरे रास्ते के दरमियान आ रहा है? सामने आओ, क्यों रोक रहे हो मुझे? नरगिस के सामने नागलोक के दरवाजे पर एक बड़ा सा नाग खड़ा था। मैं दोईज हूँ, यहाँ का पहरेदार हूँ। मेरी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, पर आप मेरे रास्ते में मत आइए, वरना बेवजह आपको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। मैं अब सही गलत नहीं सोचूंगी, बस मुझे मेरे नाग को वापस पाना है। लगता है तुम्हें जान देनी पड़ेगी। तुम मेरी ताकत से बेखबर हो नागिन। और पहरेदार अपने जहर की फूंकार नरगिस पर डालता है। नरगिस तैश में आ जाती है और वो अपनी गुस्सैल आंखों से पहरेदार को राख कर देती है। राख में से एक लड़का हाथ जोड़े हुए निकलता है। नाग देवी पुरसुकून रखिए, आप बहुत बहादुर हैं। मैं सिर्फ आपका इम्तिहान ले रहा था, और ये सब करने के लिए मुझे मेरे उस्ताद नागार्जुन से तरतीब मिली थी। नागलोक में आपका इस्तकबाल है देवी। और वो लड़का गायब हो जाता है।
नरगिस नागलोक में दाखिल होती है और नाग गुरु के करीब चली जाती है। नरगिस, मुझे पता है तुम किस वजह से नागलोक आई हो। मरे हुए नागेश को जिंदा करना हमारे अख्तियार में नहीं है। नहीं गुरुदेव, बराए करम ऐसा ना बोले। मैं अपने नाग के बिना अपनी जान भी दे दूंगी। हम तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की ताकत को जानते और समझते हैं। कोई भी नागिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो अपने नाग से जुदा हो। कोई तो सूरत होगी गुरुदेव। नागेश को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बराए करम मदद करे मेरी। एक रास्ता है, पर बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अगर मुझे आलम बाला भी जाना पड़े तो भी मैं चली जाऊंगी। अपने नागेश को मैं वापस जिंदा करूंगी। ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम नागदेव नागार्जुन के पास जाओ, वही तुम्हें कोई राह दिखा सकते हैं। नागदेव नागार्जुन कौन है वो और कहाँ मिलेंगे मुझे? हाँ, नागदेव, देखो वो बुत, वही नागार्जुन का बुत है। अगर तुमने इन्हें खुश कर लिया तो ये तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। नरगिस नागदेव की परस्तिश करती है, लेकिन वो हाजिर नहीं होते। हे नागदेव, अगर आप मेरी सच्ची मोहब्बत से नाखुश हैं तो आज मैं अपनी जिंदगी आपके कदमों में फिदा करती हूँ। और अपना सर वो नाग की मूर्ति पर मारने लगती है। नरगिस की पेशानी से खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। नरगिस देखती है, पत्थर की मूर्ति एक वसी सांप बन चुकी है। ऐ नागदेव, मुझे मेरे नागेश से मिलाने की करम करें, उसे उसकी जान लौटा दें। नरगिस, तुम्हें तुम्हारा नागेश जरूर मिलेगा, पर उसकी जिंदगी लौटाना मेरे अख्तियार में नहीं है। नागदेव ऐसा ना बोले, बिना जान लौटाए मुझे मेरा नागेश कैसे मिलेगा? नरगिस, कालगुरु ने उसकी रूह उसके जिस्म से निकाल तो ली है, लेकिन उसकी जिंदगी की मुद्दत अभी खत्म नहीं हुई है। तो कहाँ है मेरा नागेश गुरुदेव? वो एक इंसानी शक्ल में पैदा हो चुका है, तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी। लेकिन गुरुदेव? लेकिन नरगिस, उसे पुराना कुछ भी याद नहीं होगा। वो कौन है सब कुछ भूल चुका होगा, तुम्हें भी। वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारेगा। तो गुरु, मुझे मेरा नागेश और उसकी मोहब्बत कैसे हासिल होगी दोबारा? मोहब्बत की ताकत से। नरगिस, मोहब्बत की ताकत एक ऐसी ताकत है जिसके सामने बड़े से बड़ा खुदा झुक जाता है। वो हर ताकत से बरगुज़ीदा होती है। मैं कुछ समझ नहीं पाई गुरुदेव। तुमको उसको फिर से अपनी मोहब्बत के कब्जे में लेना होगा। इंसानी लड़की की तरह तुम्हें उससे निकाह करना होगा, तभी उसे सब कुछ याद आएगा। लेकिन मुझे वो कहाँ और कैसे मिलेगा गुरुदेव? नरगिस, नागेश अभी बच्चा है, उसे कोई समझ नहीं है। जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, तुम यही नागलोक में रहो और इबादत करो। उस इबादत से तुम्हें ऐली नजर हासिल होगी, जिससे तुम नागेश और होने वाले तमाम वाकयात को देख सकती हो। जो हुक्म गुरुदेव। नरगिस, नागेश को पाने के लिए अभी तुम्हें बहुत इंतजार करना होगा। इतना बोलते ही नाग वापस मूर्ति बन जाता है। कुछ साल बाद नरगिस को एक आवाज आती है, उठो नरगिस, तुम्हारी तपस्या मुकम्मल हुई। नरगिस आंखें खोलती है और बोलती है, जय नागदेव। तुम्हें ऐली नजर प्राप्त हो चुकी है नरगिस, तुम नागेश के पास जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारी नागिन होने की हकीकत नागेश को बिल्कुल पता न चले। लेकिन कभी न कभी तो उसे पता चल ही जाएगा गुरुदेव। हाँ नरगिस, जब दोबारा उसे तुमसे मोहब्बत होगी, सच्ची मोहब्बत, उसके बाद ही सच्चाई आएगी सामने। उसके बाद तुम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होगे। नरगिस नाग गुरु को तस्लीम करके नागेश की तलाश में चल देती है। नागेश 17 साल का एक जमील लड़का बन चुका है, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। विजय, अब तुम ही उस बॉल को उठाकर लाओ उस झाड़ी में से। तुमने ही उसको गिराया वहां। ठीक है, लाता हूँ। तुम लोग हर बार ऐसा ही करते हो, हर बार मुझे ही जाना पड़ता है। विजय झाड़ी की तरफ चल देता है। ना जाने कहाँ गई बॉल। विजय झाड़ी में हाथ डालता है और एक सांप की पूंछ पकड़कर बाहर खींच लेता है। सांप उसे डस लेता है। अरे विजय को सांप ने डस लिया, चलो जल्दी उसके घर जाकर बताते हैं। और अब घर की तरफ भागते हैं। तभी वहां नरगिस जाहिर होती है और वो भागकर विजय को अपनी आगोश में लिटा लेती है। तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश, मेरा मतलब विजय। उसके हाथ की तरफ अपनी जुबान रखने ही वाली होती है कि उसे एक आवाज आती है। ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोलती है, नागदेव आप।
हाँ हाँ नरगिस, मैं तुम्हें नागेश के साथ रहने की एक तरकीब बताता हूँ, बस तुम मेरा साथ देना। इतना बोलकर नागदेव एक सपेरा बन जाते हैं। नरगिस भी समझ जाती है। वो भी एक खूबसूरत लड़की बन जाती है जिसकी आंखों की चमक बहुत ही दिलकश थी और देखने में बिल्कुल परी जैसी। तब तक विजय की वालदा विभा और उनके शौहर भी वहां भागते भागते आ जाते हैं। हजरत, मेरे बेटे की हिफाजत के लिए कुछ करें। आप परेशान ना हो, इसे तो मेरी बेटी ही ठीक कर देगी। ऐसा बोलकर नरगिस की तरफ इशारा करते हैं। नरगिस विजय के हाथ से सारा जहर निकाल देती है। विजय को होश आने लगता है। हुजूर, मुबारक हैं आप, चलिए हमारे घर आराम करने के लिए। हमें तो अभी कुछ जड़ी बूटियां लेने जाना है। अगर आप कुछ मदद करना चाहती हैं तो मेरी इस बेटी को कुछ रोज के लिए अपने पास रख लीजिए। वापस लौटते वक्त इसको लेकर चला जाऊंगा। जो हुक्म हुजूर, हाथ जोड़ते हुए बोलती है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम महक है। महक, कितना प्यारा नाम है। जितना प्यारा नाम उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम। चलो महक हमारे साथ। सब घर चल देते हैं। विजय की चची रेखा अपने शौहर सुंदर और बेटी नंदिनी के साथ दौड़कर दरवाजे पर आती है। क्या हुआ बाजी विजय को? विजय को देखकर बोली, कुछ नहीं, सांप ने काट लिया था, लेकिन अब सब ठीक है। महक की तरफ देखकर बोलती है, ये लड़की कौन है? इसकी वजह कर विजय ठीक हुआ है। तुम उस कमरे में अपना सामान रख दो महक, अब से वो तुम्हारा कमरा। महक अपने कमरे की तरफ चल देती है और अपने काम में मसरूफ हो जाती है। लेकिन चची को ये बात रास नहीं आती। अपने कमरे में जाकर, ये पता नहीं किसे उठा कर ले आए हैं, इसका भी काम मुझे ही करना होगा। क्या मैं कोई खादमा हूँ इस घर की? अरे रेखा, तुम परेशान मत हो, कुछ ही रोज की बात है। फिर मैं अपने भाई, उसकी बीवी और बच्चे को कत्ल कर दूंगा। फिर इस पूरी जायदाद की मालकिन तुम ही हो। तुम तो अरसे से यही कहते आ रहे हो, आज तक तो कुछ हुआ नहीं तुमसे। चलो देखो, फिर अब इस लड़की से ही शुरुआत करते हैं। क्या शुरू करते? तुमसे कुछ न होगा, बस मेरी ही जान आफत में पड़ी है। ये लो जहर, उस लड़की के खाने में डाल देना और कह देंगे कि इसका इंतकाल उसी जहर से हुआ है जो इसने पिया था। शाम को सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। रेखा खामोशी से महक के खाने में जहर मिला देती है। महक, तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी तन्हा हूँ। तभी विजय उनके दरमियान कहता है, मेरी भी दोस्त बनोगी? हाँ, हम सब अब से दोस्त हैं। महक, लो जल्दी से खाना लो, जब से आई हो कुछ नहीं खाया तुमने। मैं भी महक के साथ खा लेती हूँ। और उसके पास बैठ जाती है। तुम अपना खाना खाओ चुपचाप, नंदिनी को डांटते हुए बोली। कोई नहीं रेखा, खाने दो। रेखा और सुंदर इससे पहले कुछ कर पाते नंदिनी जहर वाला खाना खा लेती है। लो महक, मैंने खा लिया, अब तुम भी खा लो, बहुत लजीज है। इतना बोलकर नंदिनी गश खाकर गिर जाती है। रेखा विभा दौड़कर नंदिनी के करीब आते हैं। क्या हुआ मेरे बच्ची को? महक की तरफ गुस्से से देखकर बोलती है, क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? विभा नंदिनी का हाथ पकड़कर बोलती है, रेखा, इसे तो बहुत तेज बुखार है, शायद बुखार की वजह कर इसे चक्कर आ गया होगा। चलो इसे उठाकर कमरे में लेकर चलते हैं। नहीं बाजी, मुझे लगता है इस लड़की ने कुछ किया है मेरी बेटी के साथ। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो रेखा? तभी नंदिनी को होश आ जाता है। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो आप? सब ठीक तो है ना? हम तो ठीक हैं, पर तू ठीक है ना मेरी बच्ची? पता है कितना डर गए थे हम। या खुदा तेरा शुक्रिया मेरी नंदिनी को महफूज रखने के लिए। रेखा ये सब बोलकर महक की तरफ देखती है और महक एक हल्की सी मुस्कान देकर चली जाती है। रेखा के दिल में फिर ख्याल आता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उधर महक पुराने सारे वाक़ये याद करती है। महक, लो खाना लो। और जहर वाले खाने की थाली महक को देकर चली जाती है। महक थाली पकड़ती है और जैसे ही खाने को देखती है, अपनी खुदाई अलामात वाली नजरों से खाने में पड़े जहर का पता लगा लेती है। वो अपनी आंखों की ताकत से ही जहर का असर कम कर देती है। अब आगे चलो महक, सोने चलते हैं। नंदिनी, तुम इसके साथ नहीं सोगी, चुपचाप हमारे कमरे में चलो, वहां लेटना तुम। ठीक है।
गमगीन होकर चली जाती है। तुमने तो कहा था वो जहर लड़की को मार देगा, लेकिन उससे तो कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारी बेवकूफी की वजह कर हमारी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती थी। अच्छा हुआ कि जहर का असर नहीं हुआ, कम से कम बेटी तो ठीक है हमारी। कहीं इस लड़की को कोई जादू टोटका तो नहीं आता? वैसे भी वो तांत्रिक के साथ रहती थी। हाँ, हो सकता है। ये सब बातें करके दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर महक बाहर से आती है। अरे महक, तुम इतनी सुबह कहाँ से आ रही हो? वो मैं मंदिर गई थी, मुझे रोज मंदिर जाने की आदत है। अरे ये तो अच्छी आदत है, चलो आओ सबके साथ नाश्ता कर लो। रेखा चाय लेकर आती है और बोलती है, बाजी अगर आपको बुरा न लगे तो कुछ बोलूं मैं? हाँ बोलो रेखा, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, बताओ क्या बात है? बाजी वो मैं अकेले इतने बड़े घर का काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। अब मेरी तबीयत भी नासाज रहने लगी है, तो मैं सोच रही थी कि महक मेरी थोड़ी मदद कर दिया करेगी। लेकिन इतना ही बोलती है कि महक बीच में बोल पड़ती है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे फारिग बैठना पसंद नहीं, मसरूफ रहने की आदत है मुझे। महक तुम सच में काम करना चाहती हो तो ठीक है, पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम पर, ओके? जी आंटी जी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। नहीं अभी मत जाओ। महक बेटा क्या हुआ, क्यों मना कर रही हो विजय को? कुछ नहीं, वो बस यूं ही मुंह से निकल गया। महक जल्दी से चाय पीकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें काम समझा देती हूँ। महक चाय पीते पीते पसीने से शराबोर हो गई थी। उसे पहले ही विजय के साथ होने वाले हादसे का पता लग गया था। महक कुछ परेशान लग रही हो तुम, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, या कुछ और बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं आंटी जी, कुछ नहीं है ऐसा, मैं अभी आती हूँ। और उठकर बाहर की तरफ भागती है और बाहर जाकर नागिन बन जाती है। उधर विजय अपने दोस्तों के साथ तफरी कर रहा था। अचानक ही उसे जंगल की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं, तो वो दौड़कर जंगल की सू अकेले ही भागता है। कुछ लड़के उसके सामने खड़े थे। बेटा तेरी मौत है हम। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? हमारा तो कुछ नहीं, हमें तो पैसे मिले हैं इस काम के। पैसे किसने दिए तुमको? कौन मुझे कत्ल करना चाहता है? तेरे सवालों के जवाब देने नहीं आए हैं हम, बस इतना बता सकते हैं कि कोई तेरा अपना ही है जो पैसे दिया हमें। सब लड़के विजय को चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्लीज जाने दे मुझे, आपको कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई बेटा, हम जाने देंगे तुझे, पर घर नहीं शमशान। लड़के विजय पर हमला करते हैं और एक लड़का विजय के पैर पर हॉकी से वार करता है। विजय गिर जाता है। विजय फिर उठकर एक लड़के को लात मारता है, वो लड़का नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी बाकी के लड़के विजय के हाथों को पकड़ लेते हैं। तीसरा लड़का उठकर विजय के सर पर हॉकी से वार करता है। विजय बेहोश हो जाता है और उसके सर से खून जारी होने लगता है। फिर जब वो दोबारा वार करने ही वाला होता है, तभी वहां नागिन आ जाती है और उस लड़के की कमर में घुसकर मुंह से बाहर आ जाती है। ये सब देखकर बाकी के लड़के खौफजदा होकर भागने लगते हैं। नागिन भी उनके पीछे जाती है और दूसरे लड़के को अपनी पूंछ में दबाकर उसका दम घोंट देती है। तीसरे लड़के को अपने फन से डस लेती है। इसी तरह वो सबको मार डालती है। फिर नागेश को उठाकर मंदिर के दर पर ले आती है। तभी वहां मंदिर का पंडित आता है। नागिन फिर से लड़की बन जाती है। क्या हुआ इस लड़के को? इतना बोलते ही पंडित विजय का चेहरा देख लेते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो विजय है, इसे इतने जख्म कैसे हुए? महक विजय को अपनी आगोश में लिए बैठी थी। मैं अभी इसके घर वालों को जाकर इत्तला करता हूँ, तब तक तुम इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ जल्दी से। पंडित कुछ लोगों को महक की मदद के लिए साथ भेजते हैं। दौड़ते हुए विजय के घर जाते हैं। अरे कोई है घर में? अरे कोई है घर पर? बेटी विवाह, अरे कहाँ हो सब? विवाह विवाह जल्दी चलो, विजय को किसी ने जख्मी कर दिया है। मैंने उसे एक लड़की और अपने गांव वालों के साथ दवाखाने भेज दिया है। विभा खौफजदा हो जाती है और पागल सी होकर नंगे पांव ही अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती है।
अस्पताल में। डॉक्टर साहब, ये शिफायाब तो हो जाएंगे ना? उनका इलाज कर दिया है हमने, वो अब खतरे से बाहर हैं। कुछ ही लम्हों में उन्हें होश भी आ जाएगा। तभी विभा वहां पहुंच जाती है रोते हुए। कहाँ है मेरा लाल? क्या हुआ उसको? वो ठीक तो है ना? आंटी जी, वो ठीक है। तभी वहां नर्स आती है। विजय को होश आ गया, आप लोग मिल सकते हैं। विभा और महक कमरे में जाती हैं। क्या हुआ बेटे? ये सब कैसे हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? मालूम नहीं माँ, कुछ अनजान लड़के थे, बोल रहे थे कि ऐसा करने के लिए किसी अपने ने ही उन्हें पैसे दिए हैं। आज मैं जिंदा नहीं होता माँ, अगर वहाँ वो नहीं आया होता। वो कौन? एक बड़ा सा नाग, उसने ही मुझे बचाया। पर माँ, मैं यहाँ कैसे आया? वो बेटा तुझे यहाँ? अरे महक, विजय की बातों में तो मैं तुम्हें भूल ही गई थी। विजय, तुम्हें महक लाई यहाँ। लेकिन तुमको मैं मिला कहाँ? वो सुबह मैं अपना कलश मंदिर में भूल गई थी, तो मैं उसे लेने गई थी। तभी मुझे रास्ते में तुम जख्मी हालत में मिले। अच्छा, तभी तुम सुबह से कलश की वजह कर परेशान थी। ए नागराज, ए भोलेनाथ, मेरे बेटे की हिफाजत करने के लिए आपका शुक्रिया। पता नहीं माँ, वो नाग कहाँ से आया और अचानक वो कहाँ चला गया, मालूम ही नहीं पड़ा। विजय, तुम इन सब के बारे में इतना मत सोचो, सब भोलेनाथ की फजीलत है। महक, विभा और विजय तीनों घर के लिए रवाना होते हैं। विजय सर पर पट्टी बांधे हुए लेटा हुआ है। कैसी जालिम दुनिया है, किसने मारा है हमारे फूल से बच्चे को? और विजय के करीब बैठ जाती है। महक, जरा मेरे और बाजी के लिए चाय बना लो और विजय के लिए जूस। जैसे ही महक बावर्ची खाने में जाती है। बाजी, जब से ये लड़की आई है हमारे घर में कुछ न कुछ नहस हो रहा है। विजय 2 बार मरते मरते बचा है। नहीं रेखा, वो ऐसी नहीं है, आज सिर्फ उसकी वजह से ही विजय सलामत है। विभा ये बोल देती है, लेकिन उसे कहीं न कहीं रेखा की बातों में सच्चाई लगती है। महक उन दोनों की बातों को अपनी नजरों से देख रही होती है। क्या हुआ विजय बेटा, ये इतने जख्म कैसे? न जाने हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो मेरे बेटे को इतना मारा किसी ने। कैसे? कहाँ? और मुझे किसी ने इत्तला क्यों नहीं दी? विभा की वालदा सारा वाकया सुनाती हैं। मुझे लगता है सारा फसाद जायदाद के लिए हो रहा है। मैं सारी जायदाद कल विजय के नाम कर दूंगा, तुम भी कल साथ चलना विभा। लेकिन चाची ये सब सुन लेती है और सुनते ही उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। गुस्से में वो अपने कमरे में जाकर बोलती है, पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? वो लोग अपनी सारी जायदाद कल विजय के नाम कर रहे हैं। अरे करेंगे तो तब जब वो दोनों वहाँ पहुँचेंगे। महक एक बार फिर से खौफजदा हो जाती है, क्योंकि उसके घर पर एक बार फिर से मुसीबत आने वाली है। अगली सुबह। विभा चलो जल्दी। लो बाजी, रास्ते में खा लेना। आंटी, आप दोनों आज कहीं मत जाइए, विजय जब पूरी तरह सेहतयाब हो जाएंगे तब चले जाना। अरे महक बेटा, हमारा जाना जरूरी है, बस कुछ घंटों की बात है, तब तक तुम और रेखा हो ना घर पे विजय का ख्याल रखने के लिए। बाजी जाइए आप, और महक, बड़ों के दरमियान नहीं बोलना चाहिए। विभा अपने खाविंद के साथ चली जाती है। महक, मुझे कुछ हो रहा है। अपने बिस्तर से उठते हुए बोला, लेकिन कमजोरी की वजह कर गिर गया। महक ने जैसे ही उठाने के लिए उसे छुआ, उससे कालगुरु को उनके मिलाप का एहसास हो जाता है, जिससे उसकी परस्तिश में खलल आ जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, इतनी जल्दी नागिन अपने नाग से नहीं मिल सकती। अगर ऐसा हुआ तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी, फिर उसे शिकस्त देना नामुमकिन हो जाएगा मेरे लिए, नामुमकिन। कालगुरु अपने सर से एक लट जमीन पर फेंकता है, जिससे एक हौलनाक नाग पैदा होता है। कालनाग, तुम्हें उसके नाग को कत्ल करना है, जिससे नागिन खुद ही बेख्तियार हो जाएगी। ऐसा सुनकर कालनाग चल देता है। कालनाग एक खूबसूरत फाख्ता बनकर विभा के घर पर बैठ जाता है। महक विजय के लिए दवाई तैयार कर रही होती है। तभी उसे विजय पर आने वाली मुसीबत का एहसास होता है। तब तक फाख्ता उड़कर विजय के करीब आ जाता है। अचानक वहां एक बिल्ली आ जाती है और उस फाख्ता को उठाकर बाहर ले जाती है। बिल्ली फाख्ता को दूर फेंकते हुए कहती है, मेरे नागेश को मुझसे दूर करने वाले को मौत के करीब जाना होगा। फाख्ता नाग बनते हुए बोला, तुझे और तेरी नाग को कत्ल करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है।
महक तभी एक हौलनाक नागिन बन जाती है और अपनी जहरीली फूंकार काल नाग पर छोड़ती है। काल नाग अपनी आंखों से जहर के असर को कम कर देता है और एक फूंकार नरगिस की तरफ छोड़ता है, जिससे नरगिस दूर जाकर गिरती है। नरगिस वापस उठकर काल नाग के सामने आती है और 7 नागिन में बदल जाती है। काल नाग नागिन की इस सूरत को देखकर बोलता है, जितना मैंने सोचा था तो उससे ज्यादा ताकतवर निकली। तू मोहब्बत की ताकत को जानता ही नहीं है। तुझे आज तेरी तबाही मेरे पास लेकर आई है। ऐसा बोलकर 7 नागिन काल नाग पर जहरीली फूंकार करती है। काल नाग उसके इस वार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जख्मी हो जाता है। नागिन, मैं दोबारा आऊंगा तुझसे इंतकाम लेने। 7 नागिन एक सूरत में आ जाती है और काल नाग की तरफ आंखों से जादुई आग फेंकती है, जिससे काल नाग वापस काल गुरु के कदमों में जा गिरता है। नरगिस वापस महक बनकर पसीना पोंछती हुई विजय की दवाई फिर से तैयार करने लगती है। काल गुरु काल नाग को देखकर तैश में बोलता है, हाँ, तुमसे इंतकाम लेने मैं वापस आ रहा हूँ नागिन। कहानी जारी रहेगी।